हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्रीजे आईएएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग ने ये इसको रिलीज़ किया है। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा वो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। जितने भी इंडिसेस जो कि खासकर नीति आयोग रिलीज करते हैं या जारी करते हैं, वो सारे के सारे इंडिसेस हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये केवल इंडिसेस नहीं होते हैं, इसमें जो नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और खासकर तब जब यूपीएससी का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ से उठा के किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इन्वेस्टर अपनी कंपनी लगाने के लिए स्टेट का सिलेक्शन किस बेसिस पर करता है, क्या सिर्फ टैक्स कम होने से इन्वेस्टमेंट आ जाता है या सिर्फ अच्छी रोड होने से इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टर के एक स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को इवेल्युएट करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैंड इजीली अवेलेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल है या नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स कितने फास्ट मिलते हैं, पॉलिसी स्टेबल है या बार बार चेंजेस होती हैं, स्किल लेवल अवेलेबल है या नहीं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का क्या लेवल है और रूल ऑफ लॉ कैसा है। आपको ध्यान रखना है कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जितना रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होगा उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट उस स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, या कोई राज्य है, कोई देश है वहाँ पर। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी अट्रैक्टिव है। इस वजह से नीति आयोग ने लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026। और दोस्तों, ये सिर्फ एक रैंकिंग रिपोर्ट नहीं है, ये बताता है कि कौन सा स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पीछे है और किस एरिया में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स, इंडिसेस के साथ फेडरलिज्म, इकोनॉमी, एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस सब कनेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम लोग पहले देखेंगे ये ग्राफ है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर लिखा है फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, रिसोर्स, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशंस, है ना, एस्पायरिंग स्टेट। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेट का डिवीजन किया हुआ है, कौन कौन सी एस्पायरिंग स्टेट्स हैं, इमर्जिंग परफॉर्मर्स, फॉर 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 रनर्स हैं, या टॉप परफॉर्मर्स हैं। यहाँ पर ये भी देखेंगे द बिग 5 इन्वेस्टमेंट हब, यानी ऐसी 5 स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लगभग 85% एफडीआई कंसंट्रेशन 5 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। इन 5 राज्यों में ही आखिर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए केवल ऊपर ऊपर से अगर हम टॉपिक को किसी को डिस्कस करते हैं, थॉरोली उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में जब भी मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट देखिए उस पर, है ना। तो उससे आपको उसकी डेप्थ समझ में आएगी कि टॉपिक और हमारे लिए ये इतना क्यों ज़रूरी है। देखिए वाइन न्यूज़ सबसे पहले, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस जो इंडेक्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। तो अब ये जो इंडेक्सेस निकाले जाते हैं खासकर नीति आयोग के द्वारा, इनके पीछे एक एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको प्रमोट करना। मेथडोलॉजी ऑफ इंडेक्स, परफॉर्मेंस कैटेगरीज, स्टेट वाइज रैंकिंग देखेंगे यहाँ पर हम। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन सी हैं, उसके की हाइलाइट्स, पिलर वाइज परफॉर्मेंस देखें, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसाइट इसमें देखें। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ एफडीआई की क्या ज़रूरत है सर, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक की जो डेप्थ होगी उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम ये क्यों डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक और यहाँ पे इंडेक्स है जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग जारी करती है। फिर नेक्स्ट की है फाइंडिंग्स ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स वर्सेस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, और कंक्लूजन, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये न्यूज़ में क्यों है
है ना? रिसेंटली नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 रिलीज किया। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंडिया के सभी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं 8 यूनियन टेरिटरीज को इवेल्युएट किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग नहीं है। आपको याद रखना है, ये एक स्टेप आगे जाकर बताती है कि किसी स्टेट का पूरा इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। रिपोर्ट में इन्वेस्टर के प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी, इन्वेस्टर्स को जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया है, उन्हें भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। जैसे कि लैंड एक्विजिशन है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स कैसा है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसा है उस स्टेट में, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कैसा है, सरकार की तरफ से कोई प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई टैक्स इंसेंटिव्स मिलता है या नहीं। यहाँ पर देखें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसा है, इंस्टीट्यूशनल मतलब ब्यूरोक्रेटिक कोई हर्डल्स तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैसा है ना, सरकार फ्रेंडली सपोर्ट है या नहीं है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर को क्लियर आइडिया मिलता है कि किस स्टेट में, किस एरिया में रिफॉर्म की जरूरत है। इसके बाद इससे ये सब सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये है क्या एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, ये नीति आयोग का एक कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट का मतलब है एक ही फैक्टर नहीं, है ना, बल्कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके फाइनल स्कोर बनाया जाता है ना। ये इंडेक्स मेजर करता है कि कोई स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कितना रेडी है। यानी कोई स्टेट, सपोज दैट मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप ले रही है बेसिकली, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे बहुत सारी स्टेट आपने देखा होगा टाइम टाइम पर क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट समिट मतलब ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स आके वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, है ना। जैसे यूपी में देखा होगा बहुत सारे जो ना मुख्यमंत्री जी हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस मतलब मीटिंग्स हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इसमें से, ये इंडेक्स मेजर करता है कि कोई स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कितना रेडी है। सिर्फ पॉलिसीज बनाना इनफ नहीं होता है, इन्वेस्टर को एक्चुअल एक्सपीरियंस भी होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आईएफआई इवेल्युएट करता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडेक्स कंबाइंस जैसे क्वालिटेटिव गवर्नमेंट डेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा की जो क्वांटिटेटिव गवर्नमेंट डेटा है, इन्वेस्टर्स फीडबैक है, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कैसी है, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी कैसी है, ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी चेक किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो सिंपल अगर वे में हम लोग इसको समझें तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स इज द कंपोजिट इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग टू assess and compare the investment ecosystem in of India, जो इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यूजिंग इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स, राइट। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये व्हाई वाज द इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड, इंडेक्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, है ना। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑलरेडी था हमारे पास, तो फिर आईएफआई की जरूरत क्यों पड़ी। इसका आंसर इंडिया के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में छुपा हुआ है। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सभी स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो सभी जितने भी स्टेट हैं हमारे देश के, वहाँ एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 85% एफडीआई सिर्फ कुछ स्टेट में कॉन्सेंट्रेट है। यानी हमारे देश के जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी 5 राज्यों में 85% जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन 5 राज्यों में होता है। अब सोचिए कि ये जो क्षेत्र है जनरली हमारे जो दक्षिण के राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो
पश्चिमी भारत और हम कहें इसको कि दक्षिणी भारत, दिल्ली एक नदर्न स्टेट है। सोचिए यहाँ पर जितना भी विदेशी जो निवेश होता है, निवेश करते हैं विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई होता है, 85%। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स मिलकर भी 1% से कम एफडीआई रिसीव करते हैं, यानी मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टुगेदर रिसीव्स लेस देन 1% ऑफ एफडीआई। हमारे जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का अभिन्न अंग है। अब सोचिए अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एफडीआई नहीं आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। और भारत का अगर कोई भी राज्य पीछे रह जाता है ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पर पॉलिटिकल क्लैशेस दिखाई देंगे, और ये फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं हमारे, वहाँ पर 1% से भी कम एफडीआई इनको मिलता है। रिजल्ट क्या होता है इसका, यहाँ रीजनल इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट गैप देखने को मिलेगा, है ना, अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी इन राज्यों में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी जहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ कंपनी ज़्यादा लगेंगी, वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगी, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, लाइफ बेहतर होगी, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, है ना, पर कैपिटा जो इनकम है लोगों की वो ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे आप, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि परचेजिंग पावर अच्छा है। अगर वही हम बात करते हैं नॉर्थ के स्टेट्स की या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो वहाँ पे इतना परचेजिंग पावर लोगों का नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज इतना, जैसे बिहार मध्य प्रदेश है ना, इन राज्यों में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इंडस्ट्रीज का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतना इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं हुई यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइग्रेशन टू डेवलप्ड स्टेट, जो आपको माइग्रेशन मिलता है मध्य प्रदेश, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश से, जो जो सदर्न स्टेट हैं भारत के, वहाँ पर जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है ना, कर्नाटका है, यहाँ पर, तो इसकी वजह यही है। तो ये मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें, स्लोअर नेशनल ग्रोथ, और इससे अल्टीमेटली जो राष्ट्र की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीति आयोग ने आईएफआई इंट्रोड्यूस किया। होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी कि आखिर इसके पीछे, ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे का क्या कारण है। तो इससे पता चलता है कि कौन से राज्य में, कौन सा क्षेत्र भारत का ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, और अदर राज्य ऐसा क्यों पिछड़ रहे हैं जहाँ पर वो एफडीआई को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नीड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, या इसका जो बेसिकली है ना ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होता है, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर कि इससे क्या होता है कि ये कोऑपरेटिविज्म जो है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भारत में, सहयोगात्मक जो हमारा संविधानवाद बेसिकली फेडरलिज्म है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। इंडिया वन ऑफ इंडिया है ना, जहाँ पे स्टेट हेल्दी कंपटीशन करें, जो स्टेट बेटर परफॉर्म करे दूसरे उससे इंस्पायर होकर रिफॉर्म करें। एग्जांपल, अगर गुजरात अप्रूवल्स फास्ट देता है तो दूसरे स्टेट भी वैसे ही रिफॉर्म लाएं, ठीक है ना। इसका ये मतलब है, हेल्दी कंपटीशन एनकरेज स्टेट टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा जो है, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। अच्छा, सोने दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ पर देखिए, कंपटीशन alone इज नॉट सफिशिएंट, स्टेट्स शुड आल्सो लर्न फ्रॉम ईच अदर सक्सेसफुल पॉलिसी। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे इंडेक्स आइडेंटिफाइज वीकनेस इन ईच स्टेट,
है ना। स्टेट की वीकनेस आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इशू है ना, स्लो अप्रूवल्स हैं, पुअर रोड्स दिखाई देते हैं यहाँ पर, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो इससे पता चलता है कि स्टेट की एग्जैक्टली वीकनेस है कहाँ। इससे क्या कर सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको क्या करेंगे हम, इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इंडियन कंपनीज को एनकरेज करना कि वो सिर्फ डेवलप्ड स्टेट में नहीं बल्कि बैकवर्ड रीजन्स में भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करें। इससे ये भी पता चलता है जैसे मोर फैक्ट्रीज, मोर सर्विसेज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, है ना। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रिलायबल डेटा देखते हैं कि एफआई उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि किस स्टेट का इकोसिस्टम स्ट्रांग है। तो इससे क्या होता है, एक इंसाइट मिलता है, जितने भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसाइट मिलता है इस डेटा के माध्यम से कि कौन सा राज्य बेहतर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, वहाँ गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, है ना, एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए होते हैं कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, वो है कि नहीं है, वहाँ पे स्किल लेबर है या फिर अनस्किल्ड लेबर है, रॉ मटेरियल है या नहीं है, ये सारे फैक्टर्स भी देखते हैं, सारी की चीज़ें। नेक्स्ट है, ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, है ना, सपोर्ट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट से ये भी होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेवलप्ड स्टेट तक लिमिटेड ना रहे, बैकवर्ड रीजन को भी डेवलप हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट है जैसे इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है, यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन अप्रूवल्स, ट्रांसपेरेंट रूल्स, लेस कंप्लाइंस बर्डन्स, ये सभी इन्वेस्टमेंट को ईजी बनाते हैं, राइट। तो होप्सो कि ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आई होंगी, राइट। अब हम बात करते हैं नीड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों जरूरत है हमको इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनइवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट, एग्जांपल्स अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यानी इंडिया में इंडस्ट्रीज कुछ सिलेक्टेड स्टेट में ही कॉन्सेंट्रेट हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका, लेकिन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अभी भी इंडस्ट्रियली पीछे हैं। इसमें देखिए ये सारे फैक्टर्स तो काम करते ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है। सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं कि बिहार है या उत्तर प्रदेश है या वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, राइट। जैसे एक टाटा ने एक प्लांट लगाया था सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में, राइट। लेकिन वो ममता बनर्जी ने और जो तब की चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या उसको बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया, इस वजह से वो शिफ्ट होकर गुजरात चला गया, ठीक है ना। तो आज गुजरात में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो दिखाई देता है उसके पीछे है उस समय की गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स, राइट। आज अगर तमिलनाडु में या फिर आज महाराष्ट्र में आपको जो कमिटमेंट दिखाई देता है लीडर्स का, उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा उसके पीछे है वहाँ की गवर्नमेंट का कमिटमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे अनइवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ है देखने को मिलेगा। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ठीक है ना। कई स्टेट में आज भी पुअर रोड्स, वीक रेल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, ये इन्वेस्टर नेचुरली ऐसे स्टेट अवॉइड करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलेगा। तीसरा है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, यानी बिजनेस शुरू करने के लिए कई डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। डिले का मतलब कॉस्ट इंक्रीज। आईएफआई स्टेट को प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए एनकरेज करता है। ये जो इंडेक्स है वो क्या करता है, स्टेट को जो प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस डिस्करेज इन्वेस्टर्स। क्या होता है, हर साल 5 साल में एक सरकार बदलती है और जैसे सरकार बदली तो पॉलिसी बदल जाती है, और पॉलिसी हर 5 साल में बदलेगी, हर 4 साल में पॉलिसी बदलेंगी, तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है वो डिस्करेज होता है।
पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, है ना? पॉलिसी स्टेबिलिटी देखने को मिलना चाहिए राज्य में। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को जो है एक एनकरेज करता है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना? इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेबल हो। फ्रिक्वेंटली पॉलिसी चेंजेस इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज को स्किल्ड मैन पावर चाहिए। जहां ट्रेंड वर्क फोर्स मिलेगी वहीं इंडस्ट्रीज भी जाती हैं, ये भी है ना मेन रीजन है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी देखें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, एफिशिएंट डिपार्टमेंट्स, ये सब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है ना, एफिशिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इम्प्रूव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर करप्शन देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस होंगी, है ना, रेटिज्म जैसी स्थिति दिखाई देगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा उस स्टेट में ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी ये सब भी देखे जाते हैं, राइट। होप सो कि ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने देखी होंगी, यहाँ पर समझी, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कवरेज ऑफ इंडेक्स। अगर इसकी बात करते हैं तो इंडेक्स में क्या क्या कवर किया गया है ना। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, जैसे कि सपोज दैट IFI वर्सेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है फोकस करता है गवर्नमेंट रेगुलेशन पर, जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अप्रूवल्स, है ना। और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है सिर्फ अप्रूवल नहीं, पूरा इकोसिस्टम इवेल्युएट करता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, पॉलिसी, गवर्नेंस, इन्वेस्टर्स फीडबैक, फाइनेंशियल हेल्थ, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेस देखता है। IFI जो है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। हम मेथडोलॉजी की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए IFI का इवेल्यूएशन बहुत साइंटिफिक है। ये उस यूज करता है 84 इंडिकेटर्स हैं और 8 मेजर पिलर्स ही है यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखो बात करते हैं तो द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स कवर्स 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। देखिए अनलाइक मैनी प्रीवियस रैंकिंग दैट असिस्ट ओनली मेजर स्टेट्स, दिस इंडेक्स इवेल्युएट द एंटायर कंट्री। अब इसी से आप लोग समझिए यहाँ पर क्या किया है, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी को कवर किया है यहाँ पे। यानी मतलब दिस अलाउस पॉलिसी मेकर टू कंपेयर लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट, हिल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कंपैरिजन करने के लिए एक इंसाइट मिलता है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस जो इंडेक्स है, इसमें क्या डिफरेंस है आपको देखने को। फोकस मेनली ऑन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है मेनली फोकस करता है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर। ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है एंटायर इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है पूरा, उसको इवेल्युएट करता है और ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। मेजर गवर्नमेंट प्रोसेस, यहाँ पे ये गवर्नमेंट प्रोसेस को मेजर करता है। मेजर इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स, लिमिटेड पैरामीटर्स, यहाँ पे 84 इंडिकेटर्स अक्रॉस 8 पिलर्स। यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स बहुत कम दिखाई देते हैं, यहाँ पर क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच है। 84 इंडिकेटर्स अक्रॉस 8 पिलर्स, मेन जो है वो 8 पिलर्स हैं यहाँ पे। मोस्टली गवर्नमेंट डेटा पर ये रिलाई करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पे क्या है, देखिए गवर्नमेंट डेटा के साथ साथ इन्वेस्टर्स परसेप्शन सर्वे भी है यहाँ पर। फोकस ऑन बिजनेस अप्रूवल्स, यहाँ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। तो ये सब सारी चीजें आपको होप्सो की यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इंपोर्टेंस फॉर इंडिया, क्या इंपोर्टेंस है इसका। द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स इज important because it can increase private investment, generate employment opportunities, promote industrialization, enhance exports, improve in manufacturing competitiveness, support the Make in India initiative, reduce regional economic disparities। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ये इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा, है ना। प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, एनहेंस करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जैसे स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन।
और इंडिया एज अ ग्लोबल जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर आएगा भारत को, है ना। इस चीज़ को भी ये स्ट्रेंथन करता है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। जैसा कि मैंने ऊपर बात की थी, यहाँ पर इंडेक्स यूजेस 8 पिलर्स हैं यहाँ पर, एंड इवेल्युएटिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। It comprises 84 indicators comprising both secondary data and perception-based measures derived from primary survey of investors। यानी देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के डेटा के साथ साथ जो सर्वे किया जाता है इन्वेस्टर्स का, वो भी यहाँ पर मैटर करता है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए प्रीलिम्स के लिए आपके लिए जानना जरूरी है ये आठों के आठों जो पिलर्स हैं, है ना। तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा इसका पिलर नहीं है, यानी ये जो 8 पिलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है वहाँ का वो देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं ये देखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी ईज कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ, इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंटल रेजिलेंस कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना। ईच पिलर्स रिप्रेजेंट मेजर डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस। जो हर एक पिलर है यहाँ पर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, रिसोर्सेज है, ये क्या करता है कि जो ये रिप्रेजेंट करता है मेजर डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं द 8 पिलर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग क्या है, मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द फिजिकल एंड डिजिटल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो है हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ डेफिनेशन लिखी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है फिजिकल और डिजिटल फैसिलिटीज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। जहाँ पर जैसे रोड हैं, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल पार्क्स, वेयर हाउस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सभी के सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वाई इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स। ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बैकबोन है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज रिक्वायर रिलायबल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लॉजिस्टिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्टेट का बहुत अच्छा हो, है ना। इससे क्या होता है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, गुड हाईवेज रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर सड़कें अच्छी हैं, हाईवेज अच्छे हैं तो वो क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, है ना। किसी ने कहा था कि अमेरिका इज नॉट पावरफुल, मतलब अमेरिका पावरफुल इसीलिए नहीं क्योंकि अमेरिका के पास रिसोर्सेज है, अमेरिका इसलिए पावरफुल है क्योंकि अमेरिका की रोड बहुत अच्छी है ना। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमाइज प्रोडक्शन, है ना, इंटरप्शंस, एफिशिएंटी पोर्ट्स, प्रमोट एक्सपोर्ट्स। जैसे गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात एक डेवलप्ड राज्य क्यों है, उसके पीछे है रिटेन द टॉप पोजीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कोर है ये, गुजरात के जो डेवलपमेंट है उसके पीछे का मेन कारण है वहाँ का रेड नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत शानदार है। पोर्ट्स वहाँ पे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलेगा और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड 24 आपको पावर सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बात करते हैं बिजनेस क्लाइमेट की। बिजनेस क्लाइमेट, बिजनेस स्टार्ट करना कितना इजी है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो बिजनेस क्लाइमेट रिफर्स टू ओवरऑल एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट, ठीक है ना। तो बिजनेस क्लाइमेट का मतलब है कि ओवरऑल जितना भी इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है ना, जहाँ पे बिजनेस जिन कंडीशंस में जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट होता है
अ, उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं बिजनेस जो बिजनेस क्लाइमेट। अब इसमें जैसे ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी सहूलियत है वहाँ पर, है ना। इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबिलिटी कैसी है, ये बहुत इजीली मिल जाता है या बहुत ज़्यादा उसमें किचकिच होती है, बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिलता है। लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एंटरप्रेन्योर कल्चर है या नहीं है, ये क्यों मैटर करता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बिजनेस क्लाइमेट एनकरेज, अगर बिजनेस क्लाइमेट पॉजिटिव है तो वो क्या एनकरेज करता है, न्यू इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, ये सभी के सभी देखने को। जैसे महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन द बिजनेस क्लाइमेट फिलर्स ड्यू टू इट्स डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो महाराष्ट्र बिजनेस क्लाइमेट जो पिलर है इसमें सबसे ऊपर क्यों है, इसके पीछे कारण है डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो स्टेट जीडीपी देखने को मिलती है उसमें महाराष्ट्र का सबसे पहले है। महाराष्ट्र की जो स्टेट जीडीपी है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, महाराष्ट्र में कैश बहुत कम चलता है। जैसे नॉर्थ के जो राज्य हैं आप देखेंगे, नॉर्थ के राज्यों में ऑनलाइन पेमेंट 20 से 30% मुश्किल से, लेकिन महाराष्ट्र में आपको 90% से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या चैनलाइज करता है पूरा के पूरे सिस्टम को। और यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल हब है बेसिकली, जैसे पुणे मुंबई जैसा। फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑब्वियसली बात है, पूरे देश का जो फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं मुंबई को, वो ठीक है ना महाराष्ट्र में है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड है पिलर्स, थर्ड रिसोर्सेस। अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, लैंड वाटर रॉ मटेरियल्स है, ह्यूमन कैपिटल। ये हम दो थर्ड जो पिलर है हमारा रिसोर्सेज में, है ना। फोर्थ पिलर अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Government policy refers to the quality, stability and transparency of a state policies affecting investment. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसकी क्वालिटी कैसी, स्टेबिलिटी है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, या रेड टेपिज्म दिखाई देता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये जो है जो इन्वेस्टमेंट को है बहुत मतलब अफेक्ट करते हैं बेसिकली। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, इंसेंटिव स्कीम्स, लैंड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसा है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हर 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में अगर सरकार बदली और पॉलिसी बदल गया, तो ऐसी जगह को जनरली क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, है ना, यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है जो फिफ्थ पिलर है रेगुलेटरी ईज। रेगुलेटरी ईज मीन्स हाउ सिंपल इट इज फॉर बिजनेस टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके साथ में बिजनेस कैसे सिंपलीफाइड तरीके से, सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस उनके साथ कैसे बिजनेस कंप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो कितना इजी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन परमिट बहुत इजीली मिल जाता है या बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स दिखाई देते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है नहीं मिलता टाइम से, बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं है, फैक्ट्री लाइसेंस मिलता है, टैक्स कंप्लाइंसेस, डिजिटल अप्रूवल्स है ना, सिंगल विंडो सिस्टम, ये सब है या नहीं, ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन जो है इंक्रीज कॉस्ट, टाइम एंड अनसर्टेनिटी। तो जो रेगुलेशंस हैं, है ना, रेगुलेटरी जो बिजनेस मतलब रेगुलेटरी जो ईज है बेसिकली वो कैसा है ना। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, कॉस्ट और टाइम अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पिलर जो है फाइनेंशियल हेल्थ। अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ मतलब रेवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट, डेब्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ये भी मैटर करती है। आपको याद रखना है फाइनेंशियल हेल्थ एक्सेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। सपोज दैट पुअर स्टेट है ना, कोई गरीब स्टेट है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जनरली अवॉइड करते हैं कि यार इनके पास बहुत ज़्यादा डेब्ट है, प्रॉब्लम होगी इनको, ये हमको क्या सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, कैसे टैक्स को टैक्स वर्डन बहुत ज़्यादा नहीं डालें। तो यहाँ पर रिवेन्यू जनरेशन, फिजिकल डेफिसिट, डेब्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ये क्यों मैटर करता है। फाइनेंशियल हेल्थी स्टेट कैन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इम्प्रूव हेल्थ केयर, सपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब पुअर स्टेट होगी, ऑब्वियसली बात है, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, कैसे रोड बिल्ड करेगी, कैसे जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश करेगी, कैसे गिफ्ट सिटी बनाएगी, है ना,
जैसे गुजरात में बनी है गिफ्ट सिटी, तो कैसे बनाएंगे, उनके पास पैसा ही नहीं होगा। तो ये भी इन्वेस्टर्स देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पिलर जो है इसका, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट का मतलब ये है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉज एंड पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, जुडिशरी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन चालू हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश का एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा होम टाउन है, जैसे मुरैना, वहाँ पर बानमौर एक जगह है, तहसील है, वहाँ पर जेके टायर की बहुत पुरानी फैक्ट्री लगी हुई है। जनरली क्या होता है, वहां पर एक शुगर फैक्ट्री भी थी, ऐसे कई और भी फैक्ट्री थी, तो वो धीरे धीरे शट डाउन होना चालू हो गई। क्यों? इसके पीछे कारण था करप्शन, नेतागिरी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखाई दिया और हड़तालें होने चालू जो है ना वहाँ पर। तो ये भी दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं डिस्करेज होते हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं फिर। तो ये सब की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिव है या नहीं है, जुडिशरी का एक प्रोएक्टिव रोल रहता है वहाँ पर, है ना। ये सब चीज़ें भी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक जैसे भिंड जिला है, मुरैना जिला है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक है ना कई एक इंडस्ट्रियल पूरा हब बना था। धीरे धीरे वहाँ से क्या हुआ कि जितनी भी कंपनीज थी और भारत की नहीं एमएनसीज वहाँ पर इस्टेब्लिश थी, वो एरिया डेवलप कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लीडर जो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है लीडरशिप्स का, वो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की लैक्सिटी दिखाई दे, रेड टेपिज्म दिखाई देता है, करप्शन दिखाई देता है। इसकी वजह से और लोगों की जो हड़ताल है उसका भी एक इशू रहता है, हर चीज़ के लिए हड़ताल कर देना, शट डाउन कर देना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। नेक्स्ट पिलर है इन्वायरमेंटल रेजिलेंस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल रेजिलेंस, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट रेजिलेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ईएसजी स्टैंडर्ड्स, ये सब यहाँ पर देखे जाते हैं। इन्वायरमेंटल रेजिलेंस मतलब मींस स्टेट्स एबिलिटी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, राज्य की ये एबिलिटी हो कि प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम मेजर्स अपनाए, क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रखे राज्य, वाटर कंजर्वेशन पे राज्य ध्यान देता है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्यों मैटर करता है, मॉडर्न इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली कंसिडर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जो जो मॉडर्न इन्वेस्टर्स हैं ये क्या देखते हैं, वहाँ का जो एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड कैसे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स। होप्सो कि हमने यहाँ पर चारों के चार जितने 8 पिलर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर रैंकिंग भी दे पिलर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना है, 20% वेटेज है यहाँ पर, बिजनेस क्लाइमेट 20%, रिसोर्सेज को 15%, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं 10% यहाँ पर जो वेटेज है बेसिकली वो दिया गया है, रेगुलेटरी ईज है 12%, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है 7%, और इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट 6%, एनवायरनमेंट रेजिलेंस 5%। सबसे ज़्यादा दिया गया देखिए वेटेज यहाँ पर 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस क्लाइमेट को और रिसोर्सेज को। ये देखिए आप तीन, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर देखते हैं ना। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब इंसेंटिव्स, अप्रूवल्स, यहाँ पर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है इसके लेवल, ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस। सिर्फ 1 2 3 के फॉर्म में नहीं दी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ओवरऑल स्कोर के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इन दिस इंडेक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज बेस्ड ऑन ओवरऑल स्कोर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये कैटेगरीज रैंकिंग को समझना और कंपेयर करना इजी बनाता है ना। इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स है ना, फ्रंट रनर्स, इमर्जिंग परफॉर्मर्स, एस्पायरिंग स्टेट्स, इन 4 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इंडेक्स जो है स्टेट का, इनको 4 टीयर्स में यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स।
टॉप परफॉर्मर्स यानी जिनका स्कोर 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, ऐसे स्टेट को टॉप परफॉर्मर्स स्टेट की कैटेगरीज में रखा गया है। लेकिन गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा एंड उड़ीसा, ये 5 राज्य ऐसे हैं। फिर बात करते हैं फ्रंट रनर्स की। स्कोर जिनका 45 से लेके 50 के बीच में है, इसमें 15 स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, हरियाणा, छत्तीसगढ़। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इमर्जिंग परफॉर्मर्स की। यहाँ पर देखिए स्कोर है 40 से लेके और 45 के बीच में, 40 और 45 के बीच में। यहाँ पर 8 स्टेट्स हैं लाइक बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड JNK। और नेक्स्ट जो है यहाँ जो कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है एस्पायरिंग स्टेट्स। एस्पायरिंग स्टेट्स जिनका स्कोर बिलो 40 है, यानी यहाँ पर ये सब स्टेट्स अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। इन्हें पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा इन स्टेट्स को, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर 4 उसमें टियर में इनको स्टेट्स को जो है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, बट देखा गया है ना। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन डिटेल में लिखी हुई हैं, तो इनको हमको ऐसा ध्यान नहीं रखना है, बट आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर और कौन कौन से स्टेट्स हैं, किस किस कैटेगरीज में रखी हैं, तो वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ओवरऑल रिपोर्ट में 5 टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स हैं, 15 फ्रंट रनर स्टेट्स हैं, 8 इमर्जिंग परफॉर्मर्स हैं और 8 यहाँ पर एस्पायरिंग स्टेट्स और यूटीज़ हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन रीजनल इम्बैलेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है ना। तो जैसे टॉप परफॉर्मर स्टेट में हम लेते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, ये 5 स्टेट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग निकल गए हैं ना। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम तो इन 5 स्टेट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर स्टेट की स्ट्रेंथ अलग है। इसी वजह से IFI सिर्फ ओवरऑल स्कोर नहीं बल्कि पिलर वाइज एनालिसिस भी करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम पिलर वाइज रैंकिंग के आधार पर देखते हैं, और यहाँ पर मेनली इस जो इंडेक्स है IFI इंडेक्स, यहाँ पे आप देखें 8 पिलर्स हैं, बट यहाँ पे 3 पिलर्स हैं, 3 की पिलर्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पे परफॉर्मेंस को ज़्यादातर देखा जा रहा है, राइट। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में यानी किस स्टेट में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा स्टेट बिजनेस क्लाइमेट बेस्ट प्रोवाइड करता है, और किस स्टेट में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, फोकस किया जाता है। ये 3 पिलर्स में देखते हैं हम। सबसे पहले गुजरात, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में गुजरात सबसे टॉप पर है ना। तो दूसरे पे है तमिलनाडु और केरला, ठीक है ना। और अगर अदर राज्य की बात करें जैसे उड़ीसा 8th नंबर पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर 9th नंबर पर और यूपी 10th नंबर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस क्लाइमेट किस राज्य में सबसे बेस्ट है, तो वो है महाराष्ट्र, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु आपको ज़्यादातर बिजनेस क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि तमिलनाडु भी बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। गुजरात भी आपको देखिए कई जो बिजनेस क्लाइमेट है उसमें गुजरात आपको अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। तो ये अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पिलर की, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल फैसिलिटीज़। याद रखना है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल जो कंपोनेंट है वो भी देखते हैं, फिजिकल देखते ही हैं और सोशल फैसिलिटीज़ भी देखते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं और एफिशिएंसी जो बिजनेस की एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करती हैं, है ना। अब इसमें क्या कहता है? रोड एंड हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल पार्क्स, वेयर हाउसिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी के सभी देखने को मिलता है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि गुजरात, वाई गुजरात एट द फर्स्ट स्पॉट, राइट। अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी,
तो गुजरात में देखिए एक्सीलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क है गुजरात में, है ना? रोड बहुत बेहतर है गुजरात की, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी 24 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कोई वहाँ पे ग्लिचेस नहीं दिखाई देता, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक पार्क, ये बैकबोन है किसी भी राज्य में, है ना? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली बैकबोन होता है किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गुजरात में जो आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखाई देता है उसके पीछे है ये सारे के सारे फैक्टर्स। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको याद रखना है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर वो बहुत कंक्लूसिव क्वेश्चन पूछता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है, तब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अब बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु सेकंड स्पॉट पर क्यों है यहाँ पर? चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट दिखाई देता है ना? पोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि समुद्र के किनारे है, और वेल डेवलप्ड रोड एंड रेल नेटवर्क है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, रिलायबल पावर सप्लाई, यहाँ पर भी पावर सप्लाई देखने को मिलती, कांस्टेंट, कोई शॉर्टेज नहीं है, हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिले। तो ये बैकबोन है किसकी? तमिलनाडु का, जो आज सेकंड स्पॉट पर है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और आपको भी याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि रोड कैसी हैं, पोर्ट्स हैं या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है नहीं, ठीक है ना? हाई इंडस्ट्रियल जो कंडीशन है वो कैसी है यहाँ पर। इसीलिए इस स्टेट को बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर बात करें तमिलनाडु में सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है ना? वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है। थर्ड है केरला। तो केरला थर्ड पे क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी रोड्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाई लिटरेसी रेट, वेल डेवलप्ड पोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ स्किल्ड मैन पावर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर रोड बहुत अच्छी है केरला में, नेचुरल जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है ना? पॉलिसीज़ के आधार पर भी देखेंगे तो वो भी एफिशिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर क्यों करता है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैकबोन होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। अगर रोड सही होंगे, हाईवे अच्छे होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कम लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है ये, है ना? अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा है मल्टीनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना? और इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग को ये एनकरेज करता है। अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? डिलेज होंगे, इंक्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना? जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ती दिखाई देगी, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम होगी, और कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर कम दिखाई देगा आपको। तो ये फ़ायदा है। अब नेक्स्ट जो पिलर है हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, बिजनेस क्लाइमेट। बिजनेस क्लाइमेट के रिगार्डिंग अगर हम देखें, बिजनेस क्लाइमेट का मतलब है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करता है वो कैसा है ना? जहाँ पे कि इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इजी इट इज़ टू एस्टेब्लिश, मैनेज एंड एक्सपेंड एंटरप्राइजेज। बिजनेस क्लाइमेट देखा जाता है किसी भी राज्य का, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो देखता है कि बिजनेस क्लाइमेट कैसे है, मतलब वो अपनी इंडस्ट्रीज को कितनी इजी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और अपने इंटरप्राइजेस को कैसे वो एक्सपेंड कर सकता है, इसके लिए वहाँ पर माहौल है या नहीं है, ठीक है ना? जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये टॉप पर क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस क्लाइमेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे महाराष्ट्र टॉप पर क्यों? क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल कैपिटल है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, और इसीलिए स्टेट की जीडीपी भी सबसे ज़्यादा, स्टेट जीडीपी जो है सभी राज्यों महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है ना? तो आरबीआई का यहाँ पर हेडक्वार्टर है मुंबई में, जितने भी बैंक्स हैं उनका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। जो क्या कहते हैं, हमारा शेयर मार्केट है वो सब मुंबई में है। दूसरा पुणे बहुत वेल इस्टेब्लिश सिटी है महाराष्ट्र की, पुणे और मुंबई दोनों ही, ठीक है ना? डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस दिखाई देता है, लार्ज कंज्यूमर मार्केट है यहाँ पर, स्किल्ड वर्कफोर्स देखने को मिलेगा, और स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यानी मुंबई और पुणे आर अमंग इंडिया से लीडिंग स्टार्टअप हब्स। भारत में मुंबई और पुणे दोनों ही जो है स्टार्टअप हब्स हैं, भारत के लीडिंग स्टार्टअप हब्स हैं। कर्नाटका सेकंड स्पॉट पर क्यों है? क्योंकि बेंगलुरु में आप जानते हैं आईटी इकोसिस्टम है, स्टार्टअप कल्चर वहाँ पे दिखाई देता है ना? और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन इकोसिस्टम, स्किल्ड इंजीनियर्स, वेंचर कैपिटल अवेलेबिलिटी है यहाँ पर।
है ना? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट देखें ना, क्लाइमेट यहाँ पे जो है तो बेस्ट दिखाई देता है इन राज्यों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु, रैंक थर्ड पर क्यों है? यहाँ पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमोबाइल क्लस्टर है, ऊपर भी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, स्किल्ड लेबर है, स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क है। इसलिए आपको ये सब कंपोनेंट याद रखना है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ गुड बिजनेस क्लाइमेट, गुड बिजनेस क्लाइमेट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, है ना? एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे क्लाइमेट में हम क्या क्या देखेंगे कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस कैसा है, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंडीशन कैसी, ईजी हैं या टफ हैं। दूसरे है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है या उपलब्धता है या नहीं। थर्ड, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा है, स्किल्ड वर्कफोर्स है या अनस्किल्ड वर्कफोर्स है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना, स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर का ना होना। अभी धीरे धीरे कंडीशन इंप्रूव हो रही है उत्तर प्रदेश की, है ना? जब से योगी जी गवर्नमेंट में है तब से आप देखेंगे एक चीज़, तो उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना? और यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट, एंटरप्रेन्योर्स रियल जो कल्चर है वो दिखाई देता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे वाई बिजनेस क्लाइमेट मैटर्स, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव बिजनेस क्लाइमेट होगा तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है ना? जो बिजनेस क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए। इससे क्या होगा, अगर बिजनेस क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, उनको टेंशन नहीं होगा ना कि भाई कोई हमसे रंगदारी मांगेगा कोई, है ना? ये सब चीज़ें भी रहती हैं। एनकरेज इनोवेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है इससे। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे हैं, है ना? जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, इंसेंटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर सपोज दैट किसी राज्य में जो लॉ है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंसेंटिव्स हैं वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, जो इन्वेस्टमेंट जो होता है या इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको ये अट्रैक्टिव लगता है ना? उनको इन्फ्लुएंस करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे, तो है ना, पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं है। ये बहुत मैटर करता है किसी भी, हर 5 साल में ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी बदल जाती, सरकार आई, सरकार ने पॉलिसीज बदल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल कांस्टेंट पॉलिसीज, ठीक है ना? ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राइट, ये सब है। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले यहाँ पर, फिर गुजरात, राजस्थान। वाई मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट? मध्य प्रदेश में देखिए क्यों पहले नंबर पे, स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, ईज ऑफ अप्रूवल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? गुजरात सेकंड पे है क्योंकि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दिखाई देती है बहुत पहले से, है ना? जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया। फास्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल्स मिलता है यहाँ पर, प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से अप्रूवल्स मिलते हैं, कोई लेट लतीफ़ी दिखाई नहीं देती यहाँ पे, है ना? इन्वेस्टर्स फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रमोशन, एफिशिएंट लैंड अलॉटमेंट में कोई देरी नहीं दिखाई देती, यहाँ पे कोई डिलेस नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गुजरात का, और इन्वेस्टर फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली दिखाई देता है। इसीलिए राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पॉलिसी के मामले में, गवर्नमेंट पॉलिसी के मामले में बहुत फेवरेबल है। इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिफॉर्म्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन है, माइनिंग सेक्टर्स रिफॉर्म है ना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इनिशिएटिव्स है, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब सारे फैक्टर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम एक और नया जो हमारा पिलर है इसमें, जो इसमें है, क्या कहते हैं, जो इंडेक्स है इसमें हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना? तो वो है एफडीआई,
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसमें ये भी देखा गया है कि किस राज्य में एफडीआई का फ्लो, किस क्षेत्र में एफडीआई का फ्लो ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई एफडीआई ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर जो आप जो लेक्चर्स रहते हैं इकोनॉमी वगैरह के, वहाँ पे एफडीआई वगैरह का आप लोग देखेंगे कि ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रीजंस देखेंगे यहाँ पर कि क्या रीजंस हैं कि कुछ राज्यों में एफडीआई बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई बहुत कम दिखाई देता है ना। वाई 5 स्टेट अट्रैक्ट अराउंड 85% ऑफ एफडीआई, है ना। उसके रीजन है नॉर्थ ईस्ट रीजन में एफडीआई लो क्यों दिखाई देता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, वो उसके हम रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि फॉरेन कंपनीज आके भारत में इन्वेस्ट करते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसको हमें देखेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु टुगेदर अट्रैक्ट्स नियरली 85% ऑफ इंडिया से टोटल एफडीआई। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत का 85% एफडीआई दिखाई देता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन 5 राज्यों में 85%। और सोचिए बाकी जितने भी राज्य हैं भारत के 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से 5 राज्य ही 85% एफडीआई ले जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, खासकर अरुणाचल प्रदेश, हम सभी की बात कर रहे हैं ओवरऑल, वहाँ पर केवल 1% का एफडीआई देखने को मिलता है। अब ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि जो रीजनल इम्बैलेंस दिखाई देता है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है देश के लिए। लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारा जो बात करते हैं हम क्या कहते हैं भारत का ओवरऑल चीज़ें जो देखेंगे उसके संदर्भ में, है ना। तो यहाँ पर ये रीजनल इम्बैलेंस क्या करता है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। समझेंगे यहाँ पर देखिए 85% जो एफडीआई है किन राज्यों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु। जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण भारत का जो राज्य हैं, तो जनरली आपको देखेंगे कि वो हर एक कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब, ठीक है ना। और यहाँ पे 1% जो एफडीआई है, 1% से भी कम वो दिखाई देते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एफडीआई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कि जो अनलाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सच एज बाइंग शेयर इन द स्टॉक मार्केट, एफडीआई इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो जनरली क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट के उसमें से मतलब बाय करते हैं शेयर्स और बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। लेकिन एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म ओनरशिप रहती है उसमें, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट, यानी उसमें पूरी भागीदारिता दिखाई देती है। वो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेनर्स, जैसे सपोज दैट कि रिलायंस में अगर कोई इन्वेस्टर्स वहाँ से इन्वेस्ट करता है 100 करोड़ रुपए का, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो फिर 5 से 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं टाइप ऑफ एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई यानी कंपनी एस्टैब्लिशेस द सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन अनदर कंट्री, ठीक है ना। मतलब क्या है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एफडीआई उसको बोलते हैं कि कोई कंपनी सेम टाइप का बिजनेस दूसरे कंट्री में भी स्टार्ट करती है। जैसे कि मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड अमेरिका में भी है और इंडिया में, तो सेम बिजनेस वो करती है यहाँ पर भी, ठीक है ना। और वर्टिकल एफडीआई उसको बोलते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस अब्रॉड। क्या होता है, इसको वर्टिकल एफडीआई इसको बोलते हैं कि कोई कंपनी है अब वो डिफरेंट स्टेजेस में, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो होता है ना डिफरेंट स्टेजेस, वहाँ पर क्या करती है, यानी स्टेज बाय स्टेज वहाँ पर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर हम तो देखें यहाँ पर, तो एप्पल है, एप्पल की क्या होता है हमारे भारत में जो नो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है एप्पल की यहाँ पर क्या होती है, असेंबलिंग होती है। अब देखिए ये कई स्टेजेस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है ना, ये सारी के सारी चीज़ें हैं। तो सपोज दैट
अगर एक ही स्टेज पर यानी असेंबलिंग भारत में होती है और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, तो वहाँ से मैन्युफैक्चर किया एप्पल ने, भारत में उसको असेंबल करवाया और फिर पूरे देश में किसी अन्य देश में जाके यहाँ पर स्टोर खोलना, ये सारे के सारे स्टेजेस रहते हैं। इसको होते हैं वर्टिकल एफडीआई। याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई जो होता है कि कोई कंपनी कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करे। जैसे सपोज दैट ऑटोमोबाइल कंपनी अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। ये तो 3 प्रकार की एफडीआई दिखाई देती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ऑब्वियस सी बात है, एफडीआई क्यों जरूरी है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, है ना, ग्लोबल मार्केट मिलता है इससे। जो मैनी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, जो गुड्स वो प्रोड्यूस करती हैं भारत में, उनसे ग्लोबल मार्केट भी मिलता है। सपोज दैट इंडिया की एप्पल कंपनी है या वो सॉरी अमेरिका की एप्पल कंपनी है या अमेरिकन अदर कंपनीज हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं एफडीआई यहाँ पे, तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट अमेरिका के साथ यूरोप वगैरह में इजीली मार्केट यू है ना एक्सेस होता है, ग्लोबल मार्केट इजीली एक्सेस हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनते हैं, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, स्किल डेवलपमेंट, ये सब सारे फैक्टर्स दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट थ्रेड आफ्टर द पैंडेमिक, अगर पैंडेमिक की अगर हम बात करें आफ्टर पैंडेमिक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 29%, 29.9% इन्वेस्टमेंट अभी तक हम पहुँच गए हैं, है ना, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे हाई दिखाई देता है। डिकेडल एवरेज जो है 29.1% है। यहाँ पर इसके पीछे क्या है, मेन ड्राइवर्स क्या है? गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, ये इसके पीछे। व्हाई डिड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज? गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों इंक्रीज हुआ धीरे धीरे, अब देखेंगे एफडीआई भारत में क्यों बढ़ती दिखाई देती है। इसके पीछे कारण है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हाईवेज बनाए हैं, रोड्स, एयरपोर्ट, मेट्रो सिस्टम, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा पुश किया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पुश दिखाई देता है, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई सरकार ने, पीएम गति शक्ति। इससे क्या होता है, ये एनकरेज करती हैं इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड होने के लिए। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन देखने देता है। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं केवल। अब वो जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं लाइक इंडिया, वो ऐसे इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर किया भी है उन्होंने, जैसे कि एप्पल ने अपना धीरे धीरे अब जो बिजनेस सेटअप है, कई और कंपनीज हैं, उन्होंने अब क्या किया, अदर कंट्रीज में, वियतनाम, इंडिया, इनमें सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे पुल आउट कर रहे हैं चाइना से। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। इंडिया से लार्ज पॉपुलेशन इन राइजिंग मिडिल क्लास हैव इंक्रीज्ड डिमांड्स फॉर, जो मिडिल क्लास है भारत का वो, और हमारा जो लार्ज पॉपुलेशन बेसिस है वो, इसकी वजह से भी जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, हाउसिंग सर्विसेज, ये सब की डिमांड बढ़ी है इनकी वजह से, जब से मिडिल क्लास का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये क्या करता है, जो बिजनेस है, बिजनेसमैन को ये इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है, ये सब चीज़ें, है ना। इंडिया एक ग्लोबल अभी देखेंगे कि तो ग्लोबल मार्केट है ना। पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेसिस है। चाइना में एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है धीरे धीरे चाइना, है ना। तो चाइना खुद का ही माल प्रोड्यूस करता है, खुद के लोगों को, वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं। भारत जितना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा पूरे विश्व में, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। स्टेट रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, हमने ऑलरेडी बात की थी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि वाई डू दीज स्टेट अट्रैक्ट मोस्ट एफडीआई, ये 5 राज्य ही क्यों सबसे ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो ऑब्वियस सी बात, हमने बात की, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखाई देता है यहाँ पर, और स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लार्ज कंज्यूमर मार्केट दिखाई देती है। ये 5 से 6 जो है मेन रीजन है जो आपको याद रखना है कि किसी भी राज्य में एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, लार्ज कंज्यूमर मार्केट है,
स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखाई देता है, जो क्लाइमेट कैसा है बिजनेस का वो है ना, स्किल्ड वर्कफोर्स है या नहीं है, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल देखिए कि स्किल्ड वर्कफोर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अनस्किल्ड पर नहीं, ठीक है ना। जैसा हाई लिटरेसी रेट, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं या नहीं है। दिस इंश्योर्स इंडस्ट्रीज हैव एक्सेस टू क्वालिफाइड वर्कर्स, जो उनको चाहिए, जैसे वर्कर्स चाहिए, क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, जो स्किल्ड वर्कर्स को वर्कफोर्स चाहिए वो मिलती है या नहीं, ये सब चीज़ें है ना। तो होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है भारत का, यहाँ पे 1% एफडीआई क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। लेस देन 1% एफडीआई टोटल भारत में जो एफडीआई आता है उसका। तो सबसे पहला है डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ज्योग्राफी है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। माउंटेन्स हैं, डेंस फॉरेस्ट, रिवर्स एंड हिली टेरेन है। लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लिमिटेड रेलवे नेटवर्क है ना, फ्यूअर एयरपोर्ट्स, इनएडिक्वेट हाईवेज, हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट दिखाई देती है वहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो। और स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट, ऑब्वियसली तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है तो डोमेस्टिक मार्केट कम होगा। लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पर। और हिस्टोरिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दिखाई देते हैं। इंसर्जेंसी का जो पीरियड रहा है इसने भी बहुत सारा डिस्टर्ब किया है। और 2014 से पहले भारत सरकार ने इस क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया। ये हमारी एक सबसे बड़ी जो ना बैक ड्रॉप रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है पूरे बहुत ज़्यादातर उसको निगलेक्ट पे रखा तब से सरकारों ने। लेकिन अभी 2014 के बाद इस ओर सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसको वेल कनेक्टिविटी रहे। अब देखिए सरकार वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कर रही है। तो अगर सपोज दैट ज्योग्राफी वहाँ पर अगर डिफिकल्ट ज्योग्राफी है तो हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, एडवेंचर टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है। ये नॉर्थ ईस्ट में जो है जो करंट चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन है। सिग्निफिकेंट जो सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, देखिए सिक्किम है, पूरा राज्य सिक्किम जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। एकमात्र राज्य भारत में जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे राज्य में की जाती है, कोई वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता। अब ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सके। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेवलिंग करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हर देश चाहता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या है, फर्टिलाइजर फ्री हो, केमिकल फ्री जो फूड होना चाहिए, है ना। तो ये हम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाइड्रो पावर यहाँ पर देखने को अबंडेंट रिवर सिस्टम है, सुटेबल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बम्बू एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं यहाँ पे स्टैंड है। नॉर्थ ईस्ट हैज़ अ रिच बैम्बू रिसोर्सेज दैट सपोर्ट फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, पेपर एंड बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको निगलेक्ट पे रखा गया है, पता नहीं क्यों ऐसा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इनसे बॉर्डर मिलते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी प्रमोट कर सकते हैं। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो नॉर्थ ईस्ट से होकर ही गुजरते हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से। तो ये देखिए एक कहते हैं ना कि एक बेस्ट हाईवे हो सकता है भारत के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या क्या जो है इनिशिएटिव लिए हैं टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। पीएम गति शक्ति, भारत माला परियोजना, सागर माला प्रोग्राम है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम सरकार ने स्टार्ट की है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो सरकार ने ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं अभी पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ इंटीग्रेट करने। अभी देखेंगे कि अब सरकार ने बहुत सारे हाईवेज, रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अभी तक कोई रेल कनेक्टिविटी ही हमारे पास उतना अच्छा से नहीं थी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं टू अचीव बैलेंस इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखाई देता है, उसको हमको फिल करना है। फिर स्किलिंग गैप दिखाई देते हैं ना, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, और क्लाइमेट एनवायरमेंटल रिस्क भी है, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स कैन इंक्रीज प्रोजेक्ट रिस्क एंड कॉस्ट। तो जनरली इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिस्क दिखाई देती है। तो ये प्रॉब्लम, जैसे असम में अभी देखेंगे इतना भयंकर जो फ्लड आई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
और ये जो इवेंट्स हैं, क्लाइमेटिक जो इवेंट्स हैं बेसिकली, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ख़ासकर जो हिली रीजन्स हैं, हिल स्टेट्स हैं हमारे, और नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। लैंडस्लाइड का होना, दूसरा है कि फ्लड का होना, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, प्रमोट रीजनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी। ठीक है ना? पॉलिसी स्टेबिलिटी, मेंटेन ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, ये बहुत ज़रूरी है, इनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। रीजनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर जैसे फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके हम सब सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। होप सो कि ये सब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के रिगार्डिंग। ये भी अभी नीति आयोग ने जारी किया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।